नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में। मेरा नाम है शशांक, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो कुछ हमारे अपने इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ हमारे जो आसपास के कुछ जो एरिया हैं, जो वहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक इसी बात पर एक शायरी एक मुझे याद आती है, जिसे जैसे अब चेहरा-ए माज़ी भी पहचाना नहीं जाता, यूँ टूट के बिखरा है इतिहास का आईना। तो अब क्योंकि आजकल ये बहुत ही नीरस सब्जेक्ट लोगों को लगता है और बहुत ही एक बोरिंग जो है लोगों को लगता है, यंग पीढ़ी को। तो कोशिश करेंगे फिर भी कि इतिहास के बारे में जानने के लिए कि क्या हमारा इतिहास रहा है, क्योंकि कुछ देखा जाए तो ये इतिहास जो है, ये कुछ खंडरों का इतिहास है, कुछ झोलती मीनारों का है, कुछ इतिहास कुछ अपने-अपने हिस्से का अपना-अपना इतिहास है। तो इसी के लिए हमारे साथ में यहाँ पर चर्चा करने के लिए मैं तो वैसे अंकल जी बोलता हूँ, पर राकेश जी शर्मा हमारे साथ में हैं, जो कि काफ़ी इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी जगह-जगह जाके इन चीज़ों के बारे में लोगों को जन जागरण जो है वो प्रेरित करते हैं लोगों को कि भई इन चीज़ों को जो है केयर करना चाहिए और काफ़ी जगह वो जाते रहते हैं। तो आज हम चर्चा करें। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए अंकल जी, क्या आपका जर्नी रही है लाइफ़ में? प्रारंभ से मैं कैमरा साथ में रखा करता था, जहाँ जाता था वहाँ पर फ़ोटो लेने का एक शौक था। बहुत सारा फ़ोटो का मेरे पास ढेर था। धीरे-धीरे जब ये सोशल मीडिया का दौर चला, तो इस पे पोस्ट करना चालू किया, तो इसके बाद ये इच्छा हुई कि इनके बारे में कोई इतिहास भी इतिहास, इनका जो शिल्प है, इसका जो शास्त्र है, इनकी जो बनावट है, इनके बारे में भी जानकारी की जाए। तो फिर इनके बारे में जानकारी करना चालू किया और धीरे-धीरे मैंने एक फ़ेसबुक पे पेज बनाया, गौरवशाली अटरू। इसमें अटरू एवं अटरू के आसपास लगभग-लगभग 12 जिला के सब मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर या अन्य भी जो भी इस तरह की चीज़ें थी जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती थी, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा चालू करना ये चालू तो ये किया। शौक आपको कब से रहा? मतलब जो जॉब के साथ में रहा या जॉब के बाद में आपने स्टार्ट किया? अब शौक तो हरदम चलता रहता है। जॉब करते थे जब पढ़ते थे जब भी, जॉब के बाद जब सन 11 में रिटायर हो गए, तो उसके बाद थोड़ा-सा समय ज़्यादा मिलने लगा। तो इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान दिया। ज़्यादा इसके बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करनी चालू की, जगह-जगह जा कर के, क्योंकि ये जितने भी पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं और ये मंदिर आदि हैं, ये बहुत ही सुदूर इलाके में अवस्थित हैं, जिन पर पहुँच बहुत मुश्किल है। फिर उनकी पूछ-परख नहीं होने से, उनकी सार-संभाल नहीं होने से, चारों तरफ झाड़ियों में घिरे हुए हैं, विकट इलाके के अंदर हैं, वहाँ लोगों का निर्जन स्थान है, लोगों का आना-जाना नहीं है। तो इस स्थिति में थोड़ा कठिन यात्रा थी, लेकिन फिर भी कोशिश की है। तो वैसे जैसे अभी हम चर्चा जो आज करने वाले हैं, मोस्टली हमारे टॉपिक जो अपने जो टूर में जो अपने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो पुरातत्व विभाग के अंडर में हैं, कुछ जो पुराने जो बावड़ियाँ जो काफ़ी आज वीरान हैं, जिन पे सार संभाल नहीं है, लोगों का ध्यान नहीं है, और कुछ आसपास के जो हमारा जो एरिया की जो सबसे पहले तो बारा और हाड़ौती क्या है? कुछ है जैसे दर्शकों को बता सकें? अपन यदि भारत का नक्शा लें, हुँ, उसमें जो वर्तमान राजस्थान है, ये तो सन 47 के बाद जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, उसमें इस राजस्थान का निर्माण किया गया। राजस्थान का निर्माण मुख्यतः राजपूताना की जो स्टेट्स थी, हुँ, जो राजपूताना के राज्य थे, उनको मिला करके राजस्थान का निर्माण किया गया। लेकिन ये जो क्षेत्र है हमारा, ये हज़ारों साल हुँ। पुराना है। हज़ारों साल से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के निर्माण होते रहे, विभिन्न सभ्यताएँ, विभिन्न राजतंत्र अपना-अपना वर्चस्व कायम करते रहे। तो मूलतः यदि देखा जाए तो यहाँ पर 8वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक का
निर्माण, सभ्यता, संस्कृति ज़्यादा मिलती है। और ये पूरा अवधि ऐसी रही है जिसमें ये हमारा इलाका मालवा के अधीन आता था। तो गुप्त काल है, उसके बाद जो मंदसौर है जिसको दशपुर कहा जाता है, वहाँ पर एक औलीकर का साम्राज्य रहा है। उसके बाद परमार परमार काल आया, जो धार नरेश थे। तो परमार काल के ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स हमारे इलाके में परमार काल के उपलब्ध होते हैं। तो अच्छा। अटरू भी उसमें कोई नहीं है। अटरू इसके आसपास जैसे कि काकोनी है, बिलास है, रामगढ़ है, ये तो प्रसिद्ध स्थल हैं। लेकिन इसके अलावा भी आसपास के गांवों में विभिन्न स्थानों पे बेमिसाल स्मारक, बेमिसाल मंदिर यहाँ पर अवस्थित हैं। इनमें से अटरू तो खैर मुख्य है ही सही। अटरू को पुरातत्व विभाग ने रूइंस ऑफ गणेशगंज के नाम से इसको नोटिफाई किया था। गणेशगंज के नाम से, जो रूइंस ऑफ गणेश, रूल्स ऑफ गणेश का। इस नाम से इसको अटरू को नोटिफाई किया गया। और अटरू के 7 जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो पुरातत्व विभाग द्वारा, केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। इसके अंदर गड़गच, गड़िया मंदिर, लाल बिहारी जी का मंदिर, सरदेव माता का मंदिर, पनियारी, शनियारी और गणेश जी। अच्छा। और एक जो बुद्ध को कुछ लोग बुद्ध मानते हैं, लेकिन वो जैन आदिनाथ की मूर्ति है। अच्छा। जिसको कि दीगड़मल जी यहाँ पर कहा जाता है। दीगड़मल। स्थानीय भाषा में दीगड़मल जी कहते हैं, अपन लोग नागादेव भी बोलते हैं। ये जैन मूर्ति है, आदिनाथ की जैन मूर्ति है, जो लगभग जब बनी होगी उस समय ये 14 फुट की रही होगी। वर्तमान में कमर तक का आधा हिस्सा ही इसका उपलब्ध है। अच्छा। और जो भी जिसकी ऊंचाई अभी भी लगभग 7 फुट के करीब है। तो इन सब में सबसे पुराना जो है वो मॉन्यूमेंट्स है, वो जो टेम्पल है वो कौन सा है सबसे पहला है, उससे चलते हैं। अगर उस पे अगर गड़गच से मंदिर की जो निर्माण का, गड़गच का जो देखा जाता है उसके हिसाब से, चूंकि वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। गड़गच बहुत ही विशाल मंदिर रहा होगा। इसका देखते हैं तो लगभग लगभग 25-30 फुट ऊंचा मलबे का ढेर वर्तमान में पड़ा हुआ है। ये 10वीं शताब्दी के आसपास का होना चाहिए। इसके बीच के जो पिलर्स हैं, उसके एक पिलर के ऊपर एक शिलालेख उपलब्ध होता है। और वो लेख भी एक बड़ा यूनिक लेख है। इसको गधागाड़ बोलते हैं। गदागार। गधागाड़ बोलते हैं, जिसमें कि एक गधे का और एक औरत का चित्र बनाया जाता है। मान्यता ये रही है कि जब किसी चीज को राज्याज्ञा दी जाती थी तो उसके साथ ये दिया जाता था कि यदि आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा। अच्छा। दूसरी मान्यता ये रही है कि गधा से जिस जमीन को जोत दिया जाता है वो जमीन ऊसर हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए आप यदि इस राज्याज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आपकी ये जमीन ऊसर हो सकती है। और इसके अंदर भैंसरा गांव किसी नारायण पंडित को देने का उल्लेख मिलता है। ये 13वीं शताब्दी का लेख है उसके ऊपर। तो उससे प्रतीत होता है कि 10वीं शताब्दी का बना हुआ है, 13वीं शताब्दी के आसपास तक था। और उसके बाद ये ध्वस्त किया गया है मुगल काल में। तो भेंसड़ा गांव में जो जो पंडित जी को जो देने का जो मतलब उसमें फरमान है, तो वो अभी उनकी कोई पीढ़ी है अभी, या फिर वो अभी इसका कोई प्रमाण यहाँ पर न तो कोई उनका पीढ़ी का कोई उपलब्ध हुआ है, न उसका कोई और मिलता है। केवल उस जगह पे इसका उल्लेख मिलता है। तो कुछ किंवदंती भी कुछ जुड़ी हुई है जैसे इसके साथ में, कि वो बाप बेटे वाली एक किंवदंती की काम करते करते डुल गया। हाँ, ये तो जो जितने भी बड़े मंदिर हैं इनके साथ ये, चूंकि बड़े मंदिर हैं, बड़े मंदिरों के साथ ये किंवदंतियां अक्सर जुड़ जाती है कि इसमें इतने वर्षों तक, इतने लंबे समय तक और इतने विस्तृत एरिया में काम चलता था कि बाप बेटे भी काम करते थे तो एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। तो ये इस मंदिर की विशालता का प्रतीक है कि ये इतना विशाल रहा है। कहने को ये भी कहते हैं कि कई कोस दूर तक इसके घंटे की आवाज़ जाती थी। कहने को
इसके विनाश का जो कारण बताते हैं कि औरंगजेब जब दक्षिण की यात्रा पर निकला तो उसका पड़ाव इस इलाके में लगा हुआ था। शाहबाद के अंदर भी औरंगजेब के आने का प्रमाण मिलता है। उस समय उनकी सेनाएं इस आसपास पड़ी हुई थी। जब ये शाम के टाइम पर यहाँ पर पूजा होती थी तो घंटे घड़ियाल बजते थे, तो कई मीलों तक इसकी आवाज़ जाती थी। तो इस अच्छा। आवाज़ को सुन के जो इनका सेनापति था, हुँ। वो क्रुद्ध उसने आकर के इसको तोड़ा। इस ये इसको बनवाने का कोई प्रमाण किसने बनवाया था जैसे आपने? इस प्रकार का कोई नहीं मिलता। अक्सर जो ये 1000 साल, 800 साल पुराने मंदिर हैं, इनके जो शिलालेख हैं, शिलालेख यदि उपलब्ध होते हैं तो उसी पे उस राजा का जिसके काल में निर्माण हुआ है। हुँ। और इस प्रकार के निर्माण बहुत लंबे समय तक हुआ करते थे। लंबे समय तक चलने की वजह से इसके निर्माण को एक राजा की कई-कई पीढ़ियाँ तक भी काम चलता रहता था। तो मोटे तौर पे यही कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ है। और कितना इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना होगा लगभग आइडिया से? अब इसका जो अधिष्ठान है और नीचे का एरिया है, उसको ये लगता है कि 90 फीट चौड़ा और 180 फीट लंबाई में रहा होगा। मेन मुख्य मंदिर या फिर? मुख्य मंदिर का जो पूरा, क्योंकि मंदिर का जो पूरा है वो 90 बाई 180 फुट का रहा होगा। उसके बाद लगभग 25 फुट चौड़ी 30 सीढ़ियाँ चढ़ के हुँ। 50 बाई 50 का एक चबूतरा आता है। हुँ। उसके बाद फिर 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ के मुख्य मंदिर आता है, जिसके अंदर की अंतराल, मंडप, गर्भगृह हुँ। वगैरह का जो निर्माण आता है। इस मंदिर का बरसों से इसका पूरा का पूरा जो मलबा था, हुँ। वो गिर के इसी के ऊपर पड़ा रहा। अच्छा। तो इसलिए इसका ये भी अभी निर्णय नहीं हो पाया था कि ये मंदिर किसका है। हुँ। एक 1886 का फ्रेंच यात्री का वर्णन मिलता है, वो इसको जैन मंदिर बताते हैं। अच्छा। 1905 में भंडारकर जी ने पहली बार पुरातत्व विभाग की ओर से जब इस इलाके का सर्वे किया, हुँ। तो इस मंदिर का भी सर्वे किया और इस मंदिर को उन्होंने विष्णु मंदिर लिखा। और वर्तमान में पुरातत्व विभाग और पुरातत्व विभाग का जो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, हाँ। वो उसको शिव मंदिर कहता है। इसलिए अभी तो यही निर्णय नहीं हो पाया कि ये मंदिर किस देव का था। तो अभी खुदाई चालू है उसकी, अभी रुकी हुई है? अभी खुदाई खुदाई तो नहीं की गई है। उसके ऊपर जो मलबा पड़ा गया था, उस मलबे को हटाया गया है, जिससे कि उसका गर्भगृह, मंडप, हुँ। अंतराल, हुँ। ये सब सामने आए हैं। और बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर जो गिरी हुई थी, हुँ। उनको अभी साइड में जमाया गया है। हुँ। वैसे बरसों से जब यहाँ पर कोई पूछ-परख नहीं थी, हुँ। तो यहाँ से चोरी होती रही। ये जितने भी बड़े-बड़े तस्कर रहे हैं, मूर्ति तस्कर, उनकी ये सबसे पसंदीदा जगह रही है। यहाँ से हज़ारों मूर्तियाँ तस्करी करके विदेशों तक पहुँच गई हैं। अभी सन 2008 में भी एक बार इसके खुदाई चालू की गई थी साइड की, तो अच्छा। साइड में 4 मूर्तियाँ निकली थी। उसमें से भी 2 युगल जो मूर्तियाँ थी, हाँ। 2009 में वो यहाँ से तस्करी करके अमेरिका पहुँच गई थी। अच्छा। वहाँ जब इनका नीलामी के लिए इनको प्रदर्शित किया गया, तो कुछ एक केएल मानकोटी जी थे और कुछ विद्वान लोग थे जो इसके जानकार थे। उन लोगों ने इसका विरोध किया, इसके बारे में जानकारी दी, तो जो अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी थी, हुँ। उसने इन मूर्तियों को बरामद किया। और उसके बाद 2014 में ये युगल वापस हिंदुस्तान लाए गए, लेकिन अभी अटरू नहीं पहुँचे हैं, किसी न किसी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। इसके लिए कोई प्रयास जो है यहाँ की कोई टीम कर रही है, राजनेता कर रहे हैं, आप हाँ, है? यहाँ का तो नहीं किया गया। यहाँ का तो इसका दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, ये प्रारंभ से ही पहली बार जब सन 35-40 के आसपास कोटा स्टेट ने पुरातत्व विभाग बनाया हुँ। और मथुरालाल जी शर्मा को उसका इंचार्ज बनाया, उस समय से ही यहाँ की मूर्तियाँ कोटा ले जाई गई, जयपुर ले जाई गई और विभिन्न स्थानों पे यहाँ की मूर्तियाँ जाती रही हैं। हुँ। आज भी झालावाड़, अजमेर, जयपुर, कोटा, इन सब में यहाँ की मूर्तियाँ। और बाकी क्या, यहाँ पर गणेश जी पे भी इन्होंने एक वो संग्रहालय बना रखा है। उसमें भी बहुत सारी मूर्तियाँ बेतरतीब ढंग से एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं, जिनको कि आवश्यकता है कि उनको सही ढंग से जमाया जाए।
से इसमें ये बोला करते हैं लोग बाकी गणेश जी की जो आज वर्तमान में जो मूर्ति है, ये किंवदंती है, ये क्या है? ये तो आप बताएँगे मुझे कि जो गणेश जी की जो मूर्ति है वर्तमान में, वो गणेश के मंदिर के जो पहला जो गेट होता है, तो उसके ऊपर रखी हुई थी। तो ये कितना सच है, कितना क्या है? फिर वहाँ से जब ये तोड़ी गई मूर्ति, तो फिर उस समय पे इसको यहाँ पे अब लाके इसका कोई प्रमाण तो उपलब्ध होता नहीं है। वैसे गणेश जी की मान्यता इलाके में बहुत है। हाँ, गणेश जी के मंदिर के सामने किसी समय पे एक विशाल वारा हुआ करता था। वारा की मूर्ति थी, हाँ, जिसको कि गांव के लोग गणेश जी का चूहा समझते थे। हुँ। और पूरा पूर्णतया अलंकृत वारा है, जिसके ऊपर बहुत सारी मूर्तियां विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थी। उस वारा को भी 90 के दशक में यहाँ से तस्करी करके वो जिसे बोलते हैं 36 करोड़ देवी-देवताओं वाला ऐसा कुछ, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो अभी कहाँ पर है वो वर्तमान में? उसका भी अभी कोई पता नहीं है। 62 का पुरातत्व विभाग का एक वो बुकलेट मिलती है, उसके अंदर तो ये मिलता है कि ये वारा गणेश जी के सामने उपलब्ध था। अच्छा। अब उसके बाद वो किसी न किसी, यही दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग इसको अभी तक भी ये नहीं कर पाए हैं कि हमारे यहाँ की मूर्तियाँ कहाँ-कहाँ पर हैं। एग्ज़ैक्ट रूप से उनका कोई डिजिटल डाटा, डिजिटल रिकॉर्ड उसका मिलना चाहिए, जिससे कि कम से कम शोधार्थी या देखने वाला एक जगह ये जान सके कि अट्ठू हुँ। में क्या-क्या चीज़ कहाँ-कहाँ पर पड़ी हुई है। तो क्या ऐसे प्रयास भी यहाँ के लोग या आपके द्वारा होते रहे हैं कि जैसे अपने जो यहाँ की जो कुछ धरोहरें हैं, उनको यहाँ पे ही एक मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना के यहाँ पे रखा जाए। अपनी ही जो अटरू की चीज़ें हैं या अपने आसपास की चीज़ें हैं, उनको अपनी जगह पे लाके उनको वहीं पे एक म्यूज़ियम बनाया जाए। इसके लिए कोई प्रयास आज तक, या जहाँ पे जो ये केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। पुरातत्व विभाग के 2 हिस्से हैं, एक राज्य पुरातत्व, एक केंद्रीय पुरातत्व है। हमारा अटरू जो है वो केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। अच्छा। केंद्रीय पुरातत्व ने गणेश जी पे एक इनका कार्यालय है, गणेश जी पे एक छोटा-सा मूर्ति कक्ष बनाया था, हुँ। जिसमें 10-12 मूर्तियों को पेडेस्टल बना करके और उनको प्रदर्शित किया गया था। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसके बनने के दूसरे या तीसरे साल ही उसमें दरारें आ गई और आज पिछले 10 साल से उस पे ताला लगा हुआ पड़ा है। अच्छा। और कोई न तो दर्शक उसको देख पाता है हुँ। और न उसका कोई लाभ ले पाते हैं। उसी मूर्ति कक्ष के बाहर ही बाड़े बना करके, बाड़े के अंदर सैकड़ों मूर्तियाँ, बहुत शानदार मूर्तियाँ हैं, जो सैकड़ों मूर्तियाँ उसी बाड़े के अंदर रखी हुई हैं। हुँ। बहुत सारी मूर्तियाँ ये जो गड़गच मंदिर है, गड़गच मंदिर के बाउंड्री वॉल के साथ-साथ पेडेस्टल बना करके और बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ भी प्रदर्शित की गई हैं। हुँ। वो चारों तरफ रखी हुई हैं। वर्तमान में जो भी निकली हैं हुँ। मूर्तियाँ, हुँ। उनको भी आवश्यकता तो यही है कि उनको भी पेडेस्टल बना करके और उनको जमाया जाए और उनका परिचय उनके नीचे लिखा जाए। उन मूर्तियों का जो मूर्ति शिल्प है, किस देवता की हैं, किस शैली की, किस विधा की बनी हुई हैं, हुँ। इसकी ज़रूरत है। नॉर्मली जैसे देखा जाता है कि अटू में शिवलिंग काफ़ी मात्रा में मतलब पुराने हैं। तो एक कहावत ये भी कि जैसे कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग देखा जाता है, मानते हैं अपना। हुँ। अब ये कहावत है या क्या है, इस पे थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं आप? जैसे कि अपने जो गणेश जी वाला जो शिवलिंग है, एक अपने जो महाकाल पनिहारी-छनारी जिसे आप बोलते हैं, तो वो काफ़ी बड़ा है, तो उसे महाकाल के नाम से लोग बोलते हैं। तो इनके बारे में कोई अब शिव को आदिदेव माना गया है और जो प्रारंभिक काल है मंदिरों का, प्रारंभिक काल में लगभग-लगभग जो शैव मत का प्रचार इस इलाके में ज़्यादा था। वैष्णव मत का जो प्रचार होने लगा, तो वैष्णव मत के प्रचार के बाद में से विष्णु मूर्तियाँ ये परमार काल के बाद से बननी चालू हुई हैं। परमार काल के पहले लगभग-लगभग हमारे इलाके में जितने मंदिर मिलते हैं, वो शिव मंदिर हैं। यहीं अटरू में ही नहीं, अटरू के आस-पास इस पूरे मालवा क्षेत्र में भी शिव मंदिरों की एक श्रृंखला सी मिलती है। अच्छा। तो इसलिए ये जो शिव मंदिर हैं हमारे यहाँ, पनियारी है, छनियारी है, ये गणेश जी पे भी शिव मंदिर है, आपको बिखरे हुए मिल जाएँगे। हुँ। चोपड़ा बावड़ी है, उसके बगल में भी एक शिवलिंग, विशाल शिवलिंग वहाँ पर है। चोपड़ा बावड़ी कहाँ पे? ये जो रास्ता आ रहा है, नांगरी का रास्ता बोलते हैं, इसमें इसके बीच में एक जगह है, वहाँ चोपड़ा बावड़ी, एक बावड़ी है, बावड़ी के बगल में हाँ। बना हुआ है शिवलिंग और उसके सामने नंदी है हाँ। और लगभग-लगभग 1.5 फीट ऊँचा बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवलिंग है। तो ये तो वो हैं जो बिल्कुल लावारसी की हालत में पड़े हुए हैं। अच्छा। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो
खंडित हो गए हों, लुप्त हो गए हों। ये जो गणेश मंदिर है अभी जो फिलहाल में वर्तमान में है, और उनके साइड में एक अपने जो भोलेनाथ का जो मंदिर है, ये दोनों ही काफी पुराने हैं। ये इनका कोई इतिहास कितने पुराने हैं, और लगभग शैली लगभग अट्रू में जितने भी शिवलिंग है सबकी एक जैसी है, जितने मंदिरों के। इन मंदिरों का जो मैंने कहा निर्माण काल 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच के ही बने हुए मंदिर हैं। हाँ। तो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच के बने हुए मंदिर लगभग 1000 साल से लेकर के हाँ। और 600 साढ़े 600 साल पहले तक के निर्माण हैं ये। अब उस समय ये विभिन्न शासकों का शासन रहा, विभिन्न सभ्यताओं के यहाँ पर वर्चस्व रहा, तो उसी हिसाब से ये बनते रहे। अटरू का इतिहास में किसी बड़े शासक का यहाँ पर शासन का प्रमाण किसी भी पुस्तक में, किसी इतिहास में नहीं मिलता है। हमारे आस-पास ही एक गाँव है समेल। समेल की जो मंदिर है, जो वहाँ का जो मठ है, उसका क्या इतिहास है कुछ? ये समेल 2 नदियों का जो संगम है, पार्वती और अंडेरी दोनों नदी मिली है। उस नदियों के संगम पे जो जहाँ पार्वती बंधा बना हुआ है, हाँ। उस संगम की जो जिसको नोज बोलते हैं, हुँ। जैसे कि बना में संगम संगम का नोज बताते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो संगम की नोज है, हुँ। उस नोज के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर है। हुँ। उसके पास इनका समाधियाँ बनी हुई हैं सामने की तरफ। एक बगल में गुफा बनी हुई है। अब किंवदंती तो ये है कि जो यहाँ पर महाराज रहा करते थे, वो उस गुफा में से रोज़ कपिलधारा स्नान करने जाया करते थे। हुँ। लेकिन अब इस प्रकार की किंवदंतियाँ तो विभिन्न स्थानों पे विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होती हैं। एक किंवदंती और भी है उसके बारे में। वहाँ से जो गुफ़ा जा रही है, वो गुफ़ा निकलती थी हमारे जो मामा जी का मठ है हमारे गंडोलिया में, तो वहाँ मठ से निकलती थी। और डोलिया के मठ में भी अंडरग्राउंड एक कमरा बना हुआ है और वहाँ से भी ऐसा कहा जाता है कि, लेकिन वो अब तो कमरा ही कमरा रह गया, उसमें मैं उसको भी देख के आया हूँ। और वहाँ पर भी जो छतरियाँ बनी हुई हैं, हुँ। बहुत शानदार है। लेकिन अब धीरे-धीरे निर्माण कार्यों ने क्या किया कि वहाँ पर 3-4 शिलालेख हैं, हाँ। वो शिलालेख गंडोलिया के आधे दब गए, हाँ। तो वो पढ़े नहीं जाते हैं। गंडोलिया के मठ की एक विशेषता है कि वहाँ पर भी एक शेषशाही विष्णु की बहुत ही शानदार प्रतिमा है, जिसमें कि शेषशाही विष्णु हैं और उनके चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी हैं। उस मूर्ति को लोग सही नहीं समझ सके, तो पहले उसको खड़ा कर दिया था कि भाई ये खड़े हुए विष्णु है। बाद में किसी ने बताया कि ये तो शेषशाही विष्णु है, तो फिर वो लेटी हुई स्थिति में उनको रखा गया है। वो भी एक अद्भुत मूर्ति है हाँ। गंडोलिया की। तो एक ये तो गाँव-गाँव में इस प्रकार के बहुत फैले हुए हैं। एक ही अब घोड़ा बावड़ी का क्या इतिहास है अपने जोधपुर में है? अब ये वर्तमान में जो हाईवे निकला हुआ है, इस हाईवे के किनारे और गणेश जी के तालाब के बीच में ये बावड़ी बनी हुई है। इस बावड़ी को भी 400 साढ़े 400 साल पहले ऐसा कहते हैं कि उस ज़माने में जो ये फ़ौजें चलती थी, तो फ़ौजों के साथ घोड़े व इत्यादि चलते थे। हुँ। बाड़द चलती थी, हुँ। जो बंजारे इधर से उधर सामान पहुँचाते थे, या पाडे पे तेल है, नमक है, हुँ। ये सामान जो इधर-उधर चलते थे, तो इनको स्थान-स्थान पे रुकने के लिए जगह चाहिए थी। हुँ। तो पानी का इंतज़ाम या तो तालाब या नदियाँ थी, हुँ। लेकिन गर्मी के दिनों में जब तालाब, नदियाँ सूख जाती थी, हुँ। तो उस समय इनको पानी पीने के लिए जगह-जगह ये बनाए जाते थे, बावड़ी, कुएँ बनाए जाते थे। तो इस बावड़ी के बारे में वो कहते हैं कि कोटा स्टेट द्वारा लगभग 500 साल पहले ये बावड़ी अच्छा, कोटा बनाई स्टेट गई। के द्वारा। तो घोड़ा बावड़ी क्यों, मतलब घोड़े पानी वो पीते? घोड़ों वगैरह की जो वो आती थी, हाँ। जो उनके पीने के लिए ये हाँ। बावड़ी बनाई गई थी, इसलिए इसको इसका नाम घोड़ा बावड़ी पड़ गया उस समय। और अपने एक अपना गड़ा मंदिर है। इनके बारे में क्या है थोड़ा-सा? अब ये गड़ा मंदिर जो गड़गच है, गड़गच से लगभग 100 मीटर गाँव की तरफ जब अपन चलते हैं, हाँ। तो गड़ा मंदिर है। गड़ा मंदिर के सामने ही एक मठ है। हुँ। तो गड़ा मंदिर इसका नाम यूँ पड़ा कि ज़मीन के थोड़ा-सा करीब-करीब 6-7 फुट धरातल से नीचे बना हुआ है। और इसमें ताज्जुब की बात ये है कि वहाँ पानी नहीं ठहरता है।
आपको कहीं नाली नहीं दिखेगी, लेकिन कितनी बरसातों से पानी नहीं ठहरता है, अंडरग्राउंड उसका पानी ले जा करके कहीं दूर निकाला गया है, केवल वहाँ पर एक खड्डा दिखता है। तो इसके बारे में किसी ने सर्वे किया, ये कोशिश की हो? इस पे तो पुरातत्व विभाग का कई सालों तक यहाँ पर संग्रहालय रहा, हाँ। क्योंकि जब ये प्रारंभ में यहाँ पर संग्रहालय बनाया गया तो शुरू में यहीं पर संग्रहालय बनाया गया था। अच्छा। इस मंदिर, गड़े मंदिर में भी बहुत ही बढ़िया ये विष्णु मंदिर है। हुँ। इसके जो ललाट बिंब है, ललाट बिंब पे मंदिरों के ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां अक्सर उपलब्ध होती हैं, और इसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग में जो मूर्ति उपलब्ध होती है हुँ। उससे ये पता लगता है। तो इसके अंदर बीच में विष्णु मानवाकृत गरुड़ के ऊपर अच्छा। आसीन है। तो अभी उस मंदिर में जो मुख्य जो मूर्ति है वो है जो श्याम सुंदर जी की मूर्ति है। देखिए, अब इतना लंबा समय हो गया, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इतना उथल पुथल मची है पिछले हजारों सालों में, हाँ। कब क्या हो गया, इसलिए कुछ नहीं। लेकिन वर्तमान में जो और एक जो हमारे जो उसी बड़े बाजार में जो पुरानी होटल में एक वो जिसे हम बोलते हैं वो मन्नी, जो आज बस को खंडर सा एक दिखता है, वो क्या था? वो कोई मंदिर था या कोई पैलेस था या क्या था? तो उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। के आसपास कई सारे भवन थे, हम्म। लेकिन अब धीरे धीरे वो सब भवन तो खत्म हो गए। हम्म। तो ये ऐसे ही गड़े मंदिर पे इसके चारों तरफ इतनी शानदार मूर्तियां हैं कि एक से एक आला, जो विभिन्न प्रकार के हमारे जो आख्यान बताए गए हैं, हम्म। हमारे पौराणिक आख्यान हैं, हम्म। तो उन आख्यानों का ही वर्णन करती हुई मूर्तियां हैं। विभिन्न देवताओं की, जो दिक्पाल हैं, द्वारपाल हैं, इस तरह की सैकड़ों मूर्तियां इसके चारों तरफ लगी हुई हैं। तो अ, विभिन्न प्रकार के जो विष्णु ने अवतार लिए, हम्म। उन अवतारों के अंकन हैं। तो ये पहले मंदिर था या महल था, क्या था ये? नहीं, मंदिर ही है। ये मंदिर। शुरू से ही मंदिर रहा है। इसी के सामने जो एक वो एक अ, इनका आश्रम सा बना हुआ है, अच्छा। जो सन्यासियों का, हम्म। उसके अंदर भी, लेकिन उसकी जो बनावट है, ये प्रतीत होता है कि कहीं और से ला करके मूर्तियां लगाई गई हैं। लेकिन मूर्ति शिल्प इतना शानदार है कि वो उसमें कम से कम 2500 मूर्तियां, इतनी दर्शनीय मूर्तियां हैं। हम्म। उसके भी ललाट बिंब के ऊपर एक विष्णु की मूर्ति है जो अद्भुत है। उस पे भी जो गरुड़ है, मानवाकृत गरुड़ के ऊपर आसीन है, और गरुड़ ने उनके पैर पकड़ रखे हैं विष्णु के। अच्छा। ये मूर्ति आज भी वहां पर लगी हुई है उसके ऊपर। हम्म। और अन्य साइड की दीवारों पे भी बहुत ही अलंकृत मूर्तियां लगी हुई हैं उस जगह पे। इसके बाद अपन इधर चलते हैं तो बीच बाजार में लाल बिहारी जी का मंदिर मंदिर। आता है। हम्म। लाल बिहारी जी के मंदिर पे भी विष्णु मंदिर है वो। वो कितने वर्ष पुराना होगा लगभग? ये सब वही, क्या है, ट्रू के अधिकांश मंदिर ऐसा लगता है कि एक बार विध्वंस होने के बाद इन मंदिरों को, जो गांव के अंदर थे, इनको पुनः बनाया गया। तो कोई मंदिर तो ऊपर ऊपर का हिस्सा गिरा, हाँ। तो ऊपर का हिस्सा बना दिया गया। अब जैसे इसका उदाहरण ये है कि ये जो लाल बिहारी जी का मंदिर है, उसके अंदर जो अष्ट दिक्पाल हैं, हम्म। आठों दिशाओं के जो दिक्पाल होते हैं, हाँ। वो हर दिशा का दिक्पाल एक निश्चित दिक्पाल है। अच्छा। लेकिन लाल बिहारी जी के मंदिर में दिक्पाल तो लगे हुए हैं, हम्म। लेकिन वो दिक्पाल अपनी दिशा में नहीं है। अच्छा। नैऋत्य के दिक्पाल हैं तो वो नैऋत्य में न होकर के किसी दूसरे कोण पर लगे हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि कहीं से या तो इन मंदिरों को गिरने के बाद इनको बनाया गया, हम्म। लेकिन उस समय तक ये ज्ञान नहीं रहा कि इनको कैसे कहाँ पे? लगाया जाए। हाँ। इसी तरह से इस पे भी बहुत ही शानदार विभिन्न अवतारों की मूर्तियां, विभिन्न क्रियाकलापों की मूर्तियां इसके ऊपर भी उपलब्ध होती हैं। और एक अपना फूल देवरा वाला जो मंदिर है उसके बारे में जैसे। हाँ, इसको भी जब पहली बार जब सर्वे किया गया था तो इसको मालियों का फूल देवरा के नाम से बोलते थे। ये कितनी पुरानी बात? ये भी वही 10वीं 11वीं शताब्दी, तो फूल देवरा नाम क्यों आया मतलब उसका? 10वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ है। अच्छा। और
अब ये जिस समय सर्वे वगैरह हुए उसके आसपास मालियों की बसावट आ जाने की वजह से आसपास मालियों के मकान दिखते हैं, तो वो मालियों का फूल देवरा बोला जाने लगा। वैसे वो शिव मंदिर है। हुँ, इसकी भी एक विशेषता ये है कि जो शैव मत है, शैव मत के अंदर एक लकुलिश सिंपल। का संप्रदाय है। लकुलिश का ये माना गया है कि ये शिव के ही अवतार थे। 6ठी शताब्दी में गुजरात में का उदय हुआ और फिर पूरे भारत में लगभग फैल गए। हुँ, तो लकुलिश संप्रदाय का जो मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का, उसके जो ललाट बिंब पे जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का लगाया गया है, हुँ, उसमें मध्य में जो शिव मूर्ति है वो लकुलिश की मूर्ति है। इससे इससे ये प्रतीत होता है कि इस इलाके में भी लकुलिश संप्रदाय का कभी बहुत ही प्रचार प्रसार रहा होगा, क्योंकि या तो ये यहाँ मिलता है या दैलनपुर में मिलती है या पाटन के शीतलेश्वर मंदिर में भी लकुलिश के संप्रदाय। का अंकन मिलता है। इससे ये पता लगता है कि इस इलाके में शैव मत का जो लकुलिश का जो मत हुँ। था, उनका भी कभी इस इलाके में प्रचार प्रसार रहा उसकी है। आर्किटेक्चर थोड़ा-सा मतलब बिल्कुल अजीब है, पत्थरों से पत्थर पे जमा के रख हाँ, किया हुआ। ये जो इसका जो है कि आप देखिए कि बाहर से देख कर के ऐसा लगता है कि ये मंदिर अब गिरा और अब गिरा। बाहर से अव्यवस्थित से जमे हुए पत्थर लगते हैं। लेकिन वही जब अंदर जाते हैं तो बिना चूना सीमेंट के अंदर पत्थर से पत्थर जोड़ काट के इतने अच्छे ढंग से बनाया गया है कि उसमें आपको ज़रा-सी भी दराज हुँ। कहीं पर नहीं दिखेगी। क्या ये भी पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में जब ये आक्रांताओं ने इसको जब गिराया होगा तो फिर दोबारा इसको सेट किया हो, तो इस तरह से नहीं, सेट ये नहीं है। जब ये गिराया गया हाँ। तो आक्रांताओं हज़ारों मंदिर थे। हुँ, आक्रांता जब आए तो एक तरफ से ही वो गिराते हुए चले गए, तोप का गोला मारा, चल दिए। हुँ, तो ये इसका बाहरी-बाहरी हिस्सा गिर गया। अच्छा। तो बाहरी हिस्सा जो अलंकृत था, जिसके ऊपर मूर्तियाँ इत्यादि थी, वो गिर गई और गिरने के बाद यहाँ से या तो मूर्तियाँ अन्य मंदिरों में जाके लगा दी गईं या चोरी हो गईं या अन्य स्थानों पे पहुँच गईं। हुँ, और अंदरूनी हिस्सा इसका अभी भी और सहस्त्रलिंगेश्वर वाला स्वरूप है। हुँ, विशाल शिवलिंग है। अच्छा। उसके ऊपर चारों तरफ छोटे-छोटे शिवलिंग बने हुए हैं जो सहस्त्र अच्छा उन्हीं उसी शिवलिंग सहस्त्र शिव का महसूस होता है। और इसके साथ की जो किंवदंती जुड़ी हुई है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए? अब किंवदंती तो ये है कि मामा भाणजे का मंदिर भी इसको कहते हैं और ये कहा जाता है कि जिस दिन मामा और भाणजा की बारात आमने-सामने इस जगह पे आ जाएगी, हाँ, उसी रोज़ ये गिर जाएगा। अच्छा। तो न तो अभी तक मामा भाणजे की बारात सामने आई, न ये गिरा। कहावत लेकिन इसके पीछे यही कही जाती है। तो और जैसे अभी हम मंदिरों की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास जो हैं अटरू के एरिये में कुछ पुरानी हैं और सबसे यूनिक हैं। जैसे कि एक डिस्टिलरी की हम बात करते हैं, जो कि एक डिस्टिलरी के बारे में जो ये कहा जाता है कि सबसे इस एरिया में सबसे पुरानी फैक्ट्री रही है वो उस हाँ, ज़माने में। ये उस ज़माने में कोई औद्योगिक विकास नहीं था इस इलाके में। हाँ, पूरे कोटा राज्य में ही कोई औद्योगिक विकास नहीं था उस समय। अच्छा। ये लगभग 1900 के आसपास की बनी हुई है, जिस समय की कोटा के शासक उम्मेद सिंह द्वितीय थे। हुँ, वो बड़े प्रगतिशील शासक थे। हुँ, उनके समय पर इस प्रकार की प्रगति हुई, तो इस इलाके में महुआ बहुत हुआ करता था। अच्छा। महुए के पेड़ बहुतायत से पाए जाते थे और महुए से शराब बनाने के हुँ, लिए कोटा राज्य द्वारा इस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। और एक गुजराती पारसी रुस्तम जी सेठ थे, रुस्तम सेठ, उनको ये ठेके पे दी गई थी। हुँ, तो वो ठेके पे चलाते थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया तो फिर एक कोई नेमी जंजीर, उसके बाद यहाँ पर सरकार ने इस व्यवसाय का सरकारीकरण कर दिया हुँ। और ये सरकार के कब्जे में तो चली ये गई। पूरे कोटा स्टेट में पहली फैक्ट्री थी और शराब की? ये संभवतः पूरा जो पुराना कोटा स्टेट था, जो कोटा, बल्कि ये मान के चलिए आप कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इन चारों ही जिलों में ये पहला उद्योग था, हुँ, व्यवस्थित उद्योग था, जो व्यवस्थित उद्योग के रूप में इसको स्थापित किया जाता था। और इसके पानी लाने के लिए क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता होती थी, हुँ, तो पानी लाने के लिए जो बंदा बना हुआ है, हाँ, उस बंदे पे एक
इंग्लैंड से बर्किंघम का आया हुआ बॉयलर आज भी लगा हुआ है वहाँ पर। वो बॉयलर इंग्लैंड से मंगाया गया था। उसमें लकड़ी जला करके और भाप पैदा की जाती थी, उस भाप से इंजन चलता था और उस इंजन से पानी नदी में से उठा करके और यहाँ तक लाया जाता था, जिसकी पाइपलाइन आज भी गड़ी हुई है। बल्कि इसकी किंवदंती ये है कि ये पाइपलाइन रेलवे लाइन के नीचे से निकली हुई है। अच्छा। तो कहते हैं कि जब रेलवे वालों ने ये कहा कि भाई आप इसको आपने पाइपलाइन हमारे इसके नीचे से क्यों डाली, हाँ। तो डिस्टिलरी वालों ने कहा कि भाई हमारी पाइपलाइन तो पहले की डली हुई है, आपने रेलवे लाइन कब डाली हमारी इस पाइपलाइन के ऊपर। इस तरह से बहुत पुरानी है। और उसी तरह से ये जो रेलवे लाइन है हमारे यहाँ, हाँ। ये भी इस पूरे राजस्थान की पहली बड़ी रेलवे लाइन है। पूरे राजस्थान की? हाँ, ब्रॉड गेज। अच्छा। वरना पूरे राजस्थान में जगह जगह उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, ये स्टेट्स ने अपने अपने इलाके में मीटर गेज लाइन डलवाई थी। ये ब्रॉड गेज लाइन पहली थी जो गुना से और 12 तक ही आई थी उस समय। बल्कि शुरू शुरू में जब सन 1899 और 1900 में चालू हुई। 1899 वो अवधि है जिसको कि संबत 1956, जिसको छपनिया का काल बोलते हैं, कि छपनिया का काल फेर बता जी हमारी दुनिया में। हाँ। मतलब इतना भीषण अकाल था कि आज भी आदमी ये भगवान से प्रार्थना करता है कि इस प्रकार का अकाल दोबारा नहीं पड़े। उस अकाल के समय में ये बनाई गई थी। उस समय अंग्रेजों ने एक कंपनी कायम की थी। उस कंपनी ने जो GPIR, जो ग्रेटर इंडियन पेनिनसुलर रेलवे इस नाम से बनाई थी, उसने इसका निर्माण किया था। और गुना से ये 3 स्टेट के अंदर होकर गुजरती थी। अच्छा। गुना ग्वालियर स्टेट में आता था, छबड़ा टोंक स्टेट में आता था और अटरू कोटा स्टेट में आता था। अच्छा। अटरू से 12 तक। तो इन तीनों स्टेट ने अब मिलकर के अपने अपने खर्चे से ये लाइन बिछवाई थी। और ये लाइन शुरू में 12 तक चालू की गई थी। और उसका मेन मकसद था कि यहाँ ये इलाका बहुत प्रोडक्शन बहुत हुआ करता था और सबसे ज़्यादा अफीम का प्रोडक्शन बहुत हुआ करता था इस इलाके में। अच्छा। और उस अफीम को सुरक्षित रूप से ग्वालियर और फिर गाजीपुर की फैक्ट्री, गाजीपुर में अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ों की गाजीपुर बिहार में फैक्ट्री थी, ये वहाँ तक इस माल को ले जाने के लिए इस रेलवे लाइन का उपयोग किया जाता था। आज भी अफीम गोदाम बना हुआ है, जिसको कि कृष्णा टाकीज था पहले। कृष्णा टाकीज के बगल में जहाँ पर कि अभी शराब का गोदाम था, एक्साइज डिपार्टमेंट का ऑफिस है, हाँ। वहाँ पर उसका नाम ही अफीम गोदाम है। वो अफीम गोदाम बनाया गया था रेलवे स्टेशन के बगल में। वहाँ पर अफीम इकट्ठी की जाती थी और रेलवे के माध्यम से इसको अच्छा। पहुँचाया जाता था। और उसके बाद जब बड़ौदा से मथुरा लाइन डाली गई, वो जब कोटा के अंदर होके निकली, तो कोटा में 1905 में रेलवे लाइन आई। और 1905 में इसको 12 को फिर कोटा से जोड़ा गया। तो कोटा में रेलवे लाइन 1905 में आई, जबकि हमारे अटरू, 12, छबड़ा इस इलाके में 1900 में ही, 1899 और 1900 में रेलवे लाइन आ चुकी थी। अच्छा, तो काफ़ी पुरानी है मतलब इस एरिया। हाँ, ये इस इलाके की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है। एक जैसे हम अटरू के आसपास के अगर मंदिरों की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ मंदिर मेरे सामने जो मुझे दिखते हैं या आपने भी जिनके बारे में सर्वे किया हुआ है, तो एक तो उसमें कुंजेड़ का मंदिर है और एक उसमें अरडान का मंदिर है, तो इनके बारे में थोड़ा-सा। ये मंदिर तो बाद की अवधि के ही हैं, क्योंकि कोटा शासक जो थे उस समय के, हाँ। उन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। और उसकी वजह से ये जितने भी ये मंदिर हैं, ये रामचंद्र भगवान के, इनके तो आपने आपके कुंजेड़ में, आटोन में, मायथा में, अरडान में, इन सब गाँव में उस तो जो श्रेष्ठी वर्ग हुआ करता था, हाँ। या कोई गांव का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, तो उस समय शौक यही था, कुएं बावड़ी बनवाए जाते थे, मंदिर बनवाए जाते थे। अब चूंकि कुंजेड़ उस जमाने का प्रशासनिक मुख्यालय था, कुंजेड़ उस जमाने में कोटा स्टेट का जो ये इलाका था, इस इलाके की निजामत हुआ करती थी अच्छा। कुंजेड़ में। और कुंजेड़ में एक इस इलाके की सबसे बढ़िया और शानदार बावड़ी बनी हुई है, स्टेप वेल जिसको कहते हैं। उसमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिसको कि कानगो जी की बावड़ी बोला जाता है।
कानू कानगो जी की बावड़ी बोला जाता है। उस ज़माने में कानगो बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट हुआ करती थी, तो उस समय का वो बना हुआ है। तो लगभग कितना पुराना होगा वो? उस पे तो शिलालेख लगा हुआ है, वो 1700 कुछ के आसपास का शिलालेख है, अभी करीब 300 साल। अच्छा, तो अभी वो आर्कियोलॉजिकल वाले नहीं नहीं, किसी भी अभी उसमें नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजी विभाग ज़्यादा पुरानी चीज़ें होती हैं उनको ही लेते हैं। तो ये अटरू यहाँ पे काफ़ी मतलब जो है जानकारी दी गई इनके द्वारा, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में फिर से हम जो है मिलेंगे और काफ़ी जो है कुछ जो रह गए हैं टॉपिक्स और जो आसपास का जो इतिहास है उसको हम फिर से समेटने की कोशिश करेंगे। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और कोई लोगों को लगेगा कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे लोगों में जो है अपने आसपास जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, जो इतिहास है, उसको अगर जनचेतना आती है और ये करते रहते हैं प्रयास वैसे, तो इनका प्रयास सफल रहे। और इसी के यही सोच से हम अभी इस जो है सीरीज़ को हम यहाँ पे अभी विराम देते हैं। और दोबारा अगर फिर से अगर मिलने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि अंकल जी को फिर से लाएं और आपसे मिलें। कुछ कहेंगे अंकल जी जाते जाते लोगों से? या ये हमारी विरासत है, हम लोग ही इसको संभालेंगे। ये अगर इसको जनसाधारण इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, इसके बारे में सचेत हो जाए, तो ही कुछ हो सकता है। सरकारी भरोसे कुछ होना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो विरासतें हैं बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह दूर तक फैली हुई हैं। इनको केवल सरकार के प्रयत्नों से नहीं बचाया जा सकता है। इसलिए हम सब लोग जब जागृत होंगे, जब इनके बारे में सबको जानकारी होगी, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि स्कूलों में, विद्यालयों में अपने आसपास की जितनी भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाए, उनका इतिहास बताया जाए, उनका कला पक्ष को किया जाए। उससे क्या होगा कि नई आने वाली पीढ़ी में यदि उनके प्रति जागृति पैदा होती है, नई आने वाली पीढ़ी यदि उसकी उपयोगिता को समझती है, तो उसके संरक्षण में हमें सहयोग मिलेगा। अगर इनको हम संरक्षित कर लें, आवागमन के रास्ते बन जाएं, पर्यटकों का आना जाना बने, तो बहुत ही उन्नति हो सकती है। ये हमारा इलाका इस मामले में बहुत ही समृद्ध इलाका है। यदि विभिन्न स्तरों पर इसका प्रयत्न किया जाए तो एक हाड़ौती सर्किट बन सकता है, जिसमें कि बाहर से आने वाला पर्यटक पूरे क्षेत्र को घूमता हुआ इन सभी स्मारकों को, पर्यटन स्थलों को देखता हुआ लाभान्वित हो सकता है, और इस क्षेत्र को भी आर्थिक और लाभ हो सकता है। इसलिए आपको शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। धन्यवाद।